नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। आप देख रहे हैं रिपोर्टर, और रिपोर्टर में आज हम सबसे पहले बात करेंगे कि किस तरह से लेबर की वजह से भी लोगों को काफी ज्यादा परेशानियां झेलनी पड़ी हैं, क्योंकि कोरोना महामारी के मद्देनजर रखते हुए बाहर से लेबर ने जम्मू कश्मीर का रुख नहीं किया है। और जाहिर तौर पर जम्मू कश्मीर के अंदर जितने भी काम होते हैं वो लेबर को लेकर ही होते हैं, लेकिन लेबर नहीं होने की वजह से कहीं ना कहीं लोगों को खामियाजा भी जरूर भुगतना पड़ा है, क्योंकि रेट्स हाई हो गए हैं और मनमाने अपने तरीके से रेट्स जो हैं वो वसूले जा रहे हैं और लगाए भी जा रहे हैं। अगर हम बात करें यहां पर लेबर कमीशन की, तो वो साफ तौर पर कहती हुई नजर आती है कि जो मिनिमम वेजेस को लेकर बातचीत होने की कोशिश की जा रही थी उस पर भी अभी तक कोई काम नहीं किया गया है, यानी कि रिवाइवल को लेकर कोई काम नहीं हुआ है अभी तक, और इस पर भी संशय ही बना हुआ है। लेकिन जाहिर तौर पर देखना यह है कि जम्मू कश्मीर के अंदर स्किल्ड और नॉन स्किल्ड कौन कौन सी लेबर है और किस तरह से आज जो रेट्स हैं वो लगाए जा रहे हैं। लेकिन कश्मीर के अंदर इस वक्त तक क्या सूरत हाल चल रहे हैं ये भी जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले आपको लिए चलेंगे अपने सहयोगी तजम्मुल के पास। वो हमें पूरी जानकारी दे रहे हैं कि लेबर के नहीं आने की वजह से कितना खामियाजा भुगतना पड़ रहा है और किस तरह से स्किल और अनस्किल्ड लोगों को यहां पर काम करने की एक पहल जो है वो दिखाई जा रही है। चलिए। यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के एडवाइज़र जो रहे हैं के शर्मा, अब उन्हें इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया। उसके बाद अब तमाम तर कयास आ रहे हैं शायद जम्मू कश्मीर से कोई पॉलिटिकल एडवाइज़र इनको रिप्लेस करेगा। इतलात के मुताबिक के शर्मा की सबकदोशी के बाद या उन्हें अपनी जिम्मेदारियों से तब्दीली करने के बाद के शर्मा के बारे में बताया जाता है कि उन्होंने जम्मू कश्मीर में महकमों में काम करने के लिए बहुत अच्छा रोल अदा किया, और न सिर्फ तालीम बल्कि कई एक डिपार्टमेंट्स में खासकर फ्लड कंट्रोल और पीएचई में उनका रोल बेहतर रहा। उसके बाद उनकी तब्दीली के बाद तमाम तर कयास आ रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में क्या अब कश्मीर प्रोविंस या जम्मू प्रोविंस से अब की बार कोई एडवाइज़र नया आएगा। ताज़ा इतलात के मुताबिक साबिक ब्यूरोक्रेट के बारे में भी बातें चल रही है कि शायद उन्हें अब एडवाइज़र टू लेफ्टिनेंट गवर्नर मुंतखब किया जा सकता है। इन कयास आरों के बीच में जम्मू कश्मीर में आज तमाम लोग इसी इंतज़ार में है क्या अगर साबिक ब्यूरोक्रेट को वापस सिविल सेक्रेटरीट के लिए सचिवालय के लिए चीफ सेक्रेटरी ने कहा था तो उन्होंने इनकार किया। उसके बाद उनकी तंजीम को उन्हें चलने नहीं दिया गया और उनकी तंजीम को वहीं पर रोका गया। देखने वाली बात होगी क्या साबिक ब्यूरोक्रेट अब की बार एडवाइज़र बनेगा या कोई नया बड़ा नाम आ सकता है। जम्मू कश्मीर में जब लेफ्टिनेंट गवर्नर के बाद खुर्शीद अहमद गनाई उस वक्त के गवर्नर हुआ करते थे जम्मू कश्मीर, सत्यपाल मलिक उनके साथ एडवाइज़र रहे, लेकिन उसके बाद चूँकि स्टेटस और प्रोटोकॉल की वजह से उन्होंने कंटिन्यू नहीं किया। बसीर खान इस वक्त जम्मू कश्मीर से खासकर डिविजनल कमिश्नर के ओहदे से सबकदोशी के बाद एडवाइज़र मुंतखब हुए, लेकिन देखने वाली बात होगी मनोज सिन्हा की इस टीम में क्या जम्मू कश्मीर का कोई नया शख्स या पॉलिटिकल एडवाइज़र के तौर पर सामने आएगा या नहीं। बातें चल रही है शायद साबिक ब्यूरोक्रेट को अब की बार लेफ्टिनेंट गवर्नर का एडवाइज़र मुंतखब किया जा सकता है। चलिए, तो आपने देखा कि तजम्मुल का क्या कुछ कहना था, किस तरह से वो बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं कि लेबर की वजह से काफी ज्यादा परेशानी तो लोगों को झेलनी पड़ी है, लेकिन रेट्स भी काफी ज्यादा हाई हो चुके हैं। जाहिर तौर पर हाई रेट होने की वजह से लोगों को काफी यहाँ दिक्कत तो हो ही रही है, लेकिन अब भी प्रशासन को इस पर गौर करने की जरूरत है कि रेट्स जो है वो थोड़े बहुत कम होने चाहिए। चलिए, अब आपको कश्मीर लिए चलेंगे। कश्मीर से सनम एजाज हमारे संवाददाता हमें पूरी रिपोर्ट दे रहे हैं। क्या कुछ पूरे सूरत हाल इस वक्त कश्मीर के अंदर चल रहे हैं वो जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक तरफ सियासी गतिविधियां चल रही हैं, दूसरी तरफ एनकाउंटर पर एनकाउंटर जो है वो देखे जा रहे हैं, और तीसरी अगर हम बात करें तो आतंकी भी अपनी घटनाओं को अंजाम देने से बाज नहीं आ रहे हैं। और उसके साथ ही अब यहाँ पर चुनावों का जो दौर है वो शुरू होने वाला है। सनम की रिपोर्ट देख लीजिए। कश्मीर के हालात में एनकाउंटर्स का सिलसिला, पांपोर में भी एनकाउंटर कल शाम से जो जारी रहा उसमें मरने वालों की तादाद अब 3 हो चुकी है। एक आम नागरिक जो कल गोलीबारी में जख्मी हुआ था आज सुबह श्रीनगर के अस्पताल में दम तोड़ बैठा, और उसके साथ साथ एनकाउंटर जो आखिरी खबरें मिलने तक जारी था 2 मिलिटेंट मारे जा चुके हैं। ये कल शाम से वाक़ा हो रहा है और कल शाम से लेकर अब तक इस सारे मामले में पांपोर के इलाके में हुए एनकाउंटर में 3 लोग मारे जा चुके हैं। लेकिन कल ही पांपोर का एक वो शख्स जिसे कश्मीर में कभी खूनी दरिंदा कहा जाता था, खतरनाक इखवानी, और वो इखवानी जिसके बारे में आम तौर पे यही कश्मीर में कहा जाता है कि 100 से ज़ायद लोगों को मारने वाला, कल ऊपर वाले के हाथों भी मारा गया। और ऊपर वाले के हाथों मारते हुए श्रीनगर के सेंट्रल जेल के बाद वो जब श्रीनगर के पुलिस अस्पताल पहुंचाया गया तो वहां दिल का दौरा पड़ने से उसकी मौत वाक़ा हो गई। पापा कश्तवाड़ी नाम का एक वक्त का खतरनाक इखवानी बाद में 2015 में एक
मामले में सेंट्रल जेल श्रीनगर में कैद भी हो गया था और उसके बाद कल से लेकर आज तक पांपोर के इलाके में ही रहने वाला ये शख्स आज भी विवादों का सिलसिला बना रहा। कुछ लोग उसके लिए वहां पे जमीन जो कब्र है उसके लिए जगह नहीं दे रहे थे और कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि इसको जगह यहां नहीं मिलनी चाहिए थी। अभी विवाद जारी ही है, लेकिन इस सारे के बीच में कश्मीर में और भी विवाद और इन्हीं विवादों में सियासत भी, और सियासत के विवाद में कश्मीर में आज ये भी चर्चा हो रही थी कि जम्मू जब महबूबा मुफ्ती पहुंची तो बड़ा उनका काले झंडू से स्वागत किया गया, लोगों ने हल्ला भी बचाया, लेकिन फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ ऐसा क्यों जम्मू में नहीं हुआ, ये भी सवाल पूछा जा रहा था। और सवाल ये भी पूछा जा रहा था कि फारूक अब्दुल्ला ने तो चीन की हिमायत की भी बात कर रखी थी, तो क्या जम्मू में आम लोग चीन का विरोध नहीं करें? ये आम लोगों की बात कश्मीर में हो रही थी। लेकिन इसी सारे के बीच में कश्मीर में सियासत, और इसी सियासत में आने वाले दिनों में जो इंतखाबात हो रहे हैं उसके लिए सियासत पर तोल रही है। और इसी सारे के बीच में सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या गुपकार अलायंस वाले इकट्ठे मिलकर ये चुनाव लड़ेंगे या यहाँ भी अपनी अपनी नैया लेके आगे बढ़ेंगे। समीर वानी के साथ सनम एजाज, श्रीनगर, कश्मीर। चलिए उसके साथ ही रुक कर लेंगे बांडीपुरा का, क्योंकि 13 आरआर की तरफ से आज मेडिकल कैंप भी लगाया गया है। स्वच्छ भारत अभियान का भी यहां पर जो काम है वो करने की कोशिश की गई है। सुहूर हमें रिपोर्ट दे रहे हैं, देख लीजिए। 13 राष्ट्रीय राइफल्स ने जो आज स्वच्छ भारत अभियान के तहत प्रोग्राम चलाए और उसके साथ साथ ही मेडिकल कैंप का भी इनेकाद किया गया है। आप बखूबी से वाकिफ हैं कि कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से कई जो है गतिविधियां बंद हुई थी, लेकिन साथ धीरे धीरे जो है 13 राष्ट्रीय राइफल्स आज कंटिन्यू लगातार जो यहाँ पे जो है प्रोग्राम्स करते आ रहे हैं। कई एविएशन में ले जाते, कभी टूर पे ले जाते हैं, कंटिन्यू जो है ऐसे प्रोग्राम्स इनेकाद किए जा रहे हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे जो है एक बड़ी तादाद लगी हुई है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत जो यहाँ पे है गाँव की जो यहाँ पे लोग आए हैं, वो स्वच्छ भारत अभियान के तहत जो यहाँ पे सफाई मुहिम छेड़ रही हैं। और यहाँ पे साथ साथ में अगर देखेंगे मेडिकल कैंप का भी आयोजन किया गया है। जो 13 राष्ट्रीय राइफल्स यहाँ पे हमारे हैं, कंटिन्यू जो ऐसे प्रोग्राम्स का इनेकाद किया जा रहा है। और यहाँ पे जो है यहाँ के जो लोग हैं कंटिन्यू जो है 13 राष्ट्रीय राइफल्स और 3 सेक्टर मानसबल को सराहना जाता है, क्योंकि ऐसे जो इक़दाम कदम हैं वो उठाए जा रहे हैं। और यहाँ पे जो मेडिकल कैंप भी लगाए गए, कुछ जो यहाँ पे इंजर्ड हुए थे किसी वजह से उनको भी जो यहाँ पे जो ट्रीटमेंट दिया गया है। और अच्छी खासी जो तादाद यहाँ पे हैं, एक फॉल फ्लंग एरिया है। हम जो यहाँ पहुँचे हमें लगा है यहाँ पे तकरीबन एडमिनिस्ट्रेशन भी नहीं पहुँच पाई हैं। जहाँ तक यहाँ पे हमारे जो सेना के जवान हैं कदम कदम पे जो यहाँ पे लोगों के साथ साथ जो आ रहे हैं, अभी जो यहाँ पे मेडिकल कैंप भी लगाए और बूढ़ी औरतें और इनको जो यहाँ पे ट्रीटमेंट भी कर रहे हैं। कंटिन्यू जो लगातार यहाँ पे जो सेना की जो ऐसी कोशिशें हैं उनको सराहना जाता है, क्योंकि ये जो कोशिश है हर कदम पे सराहना जाता है, क्योंकि ये जो है अवामी मसले में जो साथ साथ चलते हैं। यहाँ के जो मुकामी लोग हैं उनका भी कहना है कि ऐसे प्रोग्राम्स होने चाहिए। फिलहाल जेक 247 के लिए बानियारी बांडीपोरा से ज़हूर अहमद। तो आपने देखा कि ज़हूर का क्या कुछ कहना था, किस तरह से हमारे सैनिक जो हैं वो लगातार जो समाज की गतिविधियां हैं उसमें भी भाग लेते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि सिर्फ और सिर्फ सरहद पर ही नहीं हमारे जवान काम कर रहे हैं, कि देश की रक्षा वो कर रहे हैं। देश की रक्षा के साथ साथ लोगों की रक्षा, और लोगों के साथ किस तरह से कंधे से कंधा मिलाकर चलना है, आम लोगों के साथ किस तरह से काम करना है, ये भी वो बखूबी अपना यहाँ पर जो एक कर्तव्य है वो निभाते हुए दिख रहे हैं। चलिए अब आपको किश्तवाड़ लिए चलेंगे, और किश्तवाड़ से भी सुर्खियां जो बटोर रही हैं खबरें वो जानना बहुत जरूरी है। अजय शान ग्राउंड पर लगातार डटे हुए हैं, क्या पूरी जानकारी दे रहे हैं, देख लीजिए। सबसे पहले मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। मैं किश्तवाड़ चुनाव चेयरमैन की हैसियत से आपको ये बता देना चाहता हूं कि जिस तरह से आप देख रहे हैं कि हमारे पीछे जो ट्रैफिक जाम लगा है, इसको किश्तवाड़ में एक बहुत रूटीन बन चुकी है। इससे हमारा जो दुकानदार तबका है बहुत ख़राब हो चुका है, यहाँ के बिज़नेस में बहुत इफेक्ट पड़ा है। अब आप देखेंगे कि अगर ऐसे ही जाम 24 घंटे लगे रहेंगे तो कस्टमर का आना मार्केट में बहुत मुश्किल हो रहा है। हमारी मौजूदा अपील है यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन से, कि यहाँ पर इस चीज़ को देखें, इसका एक मुतबादिल सोचें, ताकि लोग जो हैं यहाँ पर अपनी ज़िंदगी आराम से बसर करेंगे। लेकिन जिस तरह आप देख रहे हैं कि हम पिछले 1-1.5 साल से देख रहे हैं कि जगह कम है, गाड़ियाँ रोज़ बरोज़ आती जा रही हैं, लेकिन यहाँ जो रास्ते हैं वो मेरे ख्याल में जब से हमारा मुल्क आज़ाद हुआ है तब से लेकर अभी तक यहाँ कोई रास्ता बना नहीं है। रास्ते की हालत बहुत ख़राब है। यहाँ पर अगर कोई हादसा हो जाता है तो एम्बुलेंस को निकलने की जगह नहीं मिलती है। तो हमारी यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से, ज़िला इंतज़ामिया से, गवर्नर इंतज़ामिया से गुजारिश है कि इसका कुछ मुतबादिल निकालें और यहाँ जो ये जाम की प्रॉब्लम है इसको जल्द अज जल्द मसला हल करें।
के बारे में तो हम बड़ी देर से बोल रहे हैं। ये हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं, इन्होंने भी काफ़ी बार मुतल्लिक़ अफसरों से बात की है। और मेन प्रॉब्लम ये है दुकानदारों की, भाई दुकान की गाड़ियाँ कहीं और लगाओ, तो जो बाहर की गाड़ियाँ वो आकर समय लाकर रास्ता रोक देती हैं। तो बड़ी देर से ये चल रहा है सारा कुछ, बड़ी देर बहुत समय से इनको कह रहे हैं एसोसिएशन को कि इसके बारे में कुछ हल निकालो कोई। तो टाइम पे भी इनको इतला देते रहते हैं, ट्रैफिक पुलिस भी रहा है, पर उनका भी कोई कंट्रोल नहीं है इस चीज़ पर। तो हमारी पुरजोर अफसरों से व्यापार मंडल की तरफ से एडमिनिस्ट्रेशन को अपील है कि इसका कुछ जल्दी से जल्दी हल निकाला जाए, ताकि हम भी अपना कारोबार सही ढंग से कर सकें। चलिए अब रुक कर लेते हैं डोडा का भी, और डोडा के अंदर किस तरह से लोग मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं, क्या क्या परेशानियां उन्हें झेलनी पड़ रही हैं। वसीम हमें रिपोर्ट दे रहे हैं और रिपोर्ट के जरिए समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर जिला डोडा के अंदर क्या कुछ चल रहा है। टाउन हॉल डोडा में आज जो प्रोग्राम मुनक्कद किया गया है, ये मुनक्कद किया गया है ड्यू टू दिस कोरोना वायरस जो चल रहा था पिछले 8 या 9 महीने से। तो सीएमओ साहब ने, डीसी साहब ने ये चाहा कि हम फैसिलिटेट करें कुछ लोगों को। काम तो सब ने किया, क्योंकि कोरोना वायरस अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। काम तो सब ने किया, टॉप टू बॉटम, स्वीपर से लेके पैरामेडिक्स से लेके डॉक्टर्स से लेके इवन टीचर्स ने, हर एक ने बहुत कमेंडेबल जॉब किया। लेकिन इसमें सबको अवार्ड देना पॉसिबल भी नहीं था, सबको एप्रिसिएशन लेटर देना पॉसिबल भी नहीं था। लेकिन हमारे सीएमओ साहब की तरफ से या हमारे समझिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कुछ लोग चुने गए उसमें, जिसमें ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक को अवार्ड मिले, या हम जिनको अवार्ड मिला वो बहुत ज़्यादा काम कर गए, या जिनको नहीं मिलेगा वो कुछ काम नहीं करेंगे। लेकिन ये था कि एक थोड़ा सा एप्रिसिएशन एंड थोड़ा मॉरल बूस्ट इससे मिल जाता है लोगों को कि आपने आगे चल के और ज़्यादा बेहतरीन तरीके से काम करना है। जो आपने काफ़ी देर से हमने प्रोग्राम रखा था कि हम कोरोना वायरस जो हमारे हेल्थ वर्कर हैं या दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं, उनको जो कोरोना में उन्होंने काम किया उनको कैसे नवाजें, लेकिन हमें टाइम नहीं मिलता था बिजी शेड्यूल की वजह से, और कोरोना के भी पॉजिटिव केसेस आते थे। फिर हमने ये सोचा कि हम इनकी हौसला अफजाई करें कि इन्होंने दिन रात काम किया। खाली यही कोरोना वायरस नहीं, बाकी हेल्थ वर्कर्स पर सारे जितने भी हेल्थ वर्कर, जितने डिपार्टमेंट के वर्कर सारे हमारे कोरोना वायरस से। और इसमें मीडिया का भी अहम रोल है। मैं मीडिया को मैं हद से ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि मीडिया का अहम रोल रहा है। जो भी मीडिया से वाबस्ता हमारे नुमाइंदे वक्तन फ़क्तन उन्होंने मदद की, उन्होंने वक्तन फ़क्तन हमारी न्यूज़ दी, उनको एनकरेज किया। मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। टाउन हॉल डोडा में आज हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से एक प्रोग्राम रखा गया था। प्रोग्राम का मकसद यही था, जिस तरह से कोविड में फ्रंट लाइन पे डॉक्टर्स काम कर रहे थे या डॉक्टर से नीचे जो अमला है वो काम कर रहा था। अगर हम सैम्पलिंग की बात करें तो डोडा शहर के अंदर अलग अलग जगहों पे डॉक्टर्स ने या बाकी जो अमला है उन्होंने कैंप लगाया था और सैम्पलिंग लोगों के लिए जा रही थी। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए आज टाउन हॉल डोडा में ये प्रोग्राम रखा गया था। उनकी हौसला अफजाई की गई, उनको सर्टिफिकेट्स दी गई, और प्रोग्राम के जो चीफ गेस्ट थे वो डिप्टी कमिश्नर डोडा थे और सैमो डोडा की तरफ से ये प्रोग्राम यहाँ पे रखा गया था। चलिए, तो उसके साथ ही कश्मीर से और भी संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं ग्राउंड से। कहां पर क्या कुछ इस वक्त सूरत हाल चल रहा है, जरा वो भी देख लीजिए। गुज़श्ता रात इस इलाके को फोर्सेस ने उस वक्त घेरे में ले लिया जब फोर्सेस को ये इत्तला मिली थी कि मीज पांपोर, ये जो पुलवामा का एरिया है, यहाँ पे 2 से 3 मिलिटेंट छुपे बैठे हैं। जो ही फोर्सेस ने इस इलाके को घेरे में ले लिया और उस मुश्तबे मुकाम तक जाने की कोशिश की, तो वहाँ छुपे मिलिटेंट्स ने फोर्सेस पे फायरिंग शुरू कर दी, ग्रेनेड भी दागा, जिसके नतीजे में 2 सिविलियंस बुरी तरह से ज़ख्मी हुए, जिन्हें श्रीनगर के हॉस्पिटल में मुंतकिल किया गया। जहाँ पे अभी की जो खबर है, जहाँ पे एक जख्मों की ताब न लाकर चल बसा। वही मैं इस इनकाउंटर की बात करूं, इस इनकाउंटर में अभी तक एक मिलिटेंट मारा जा चुका है, जबकि दूसरा मिलिटेंट जो मुकामी बताया जाता है वो जिंदा पकड़ा गया है। ताहम अभी की जो सूरत हाल है, यहाँ पे पूरा इलाका मुहासरे में है और एनकाउंटर का सिलसिला बराबर जारी है। वही ज़राए से पता चला है कि अभी भी एक मिलिटेंट ये जो छुपा बैठा है उसकी तलाश अभी जारी है और घर घर तलाशी ली जा रही है। मजीद ये जो यहाँ पे इलाका है, इस इलाके में काफ़ी तनाव है और लोगों को काफ़ी खौफ हिरास है। और ये जो सिविलियन, यहाँ पे जो 2 सिविलियन जख्मी हुए थे, उनमें एक सिविलियन की जान जा चुकी है, एक सिविलियन फौत हो चुका है, जबकि दूसरा अभी स्टेबल है और उसका इलाज मुआवजा चल रहा है। और ये जो एनकाउंटर वाली बात है, जो एनकाउंटर का सिलसिला है, बिल्कुल अभी भी तलाशी कार्रवाई जारी है, कैसो बराबर जारी है। और इस वक्त अगरचे फायरिंग कुछ देर के लिए रुकी है, लेकिन ये जो कैसो है, जो तलाशी कार्रवाई है, वो बिल्कुल जारी है। पांपोर पुलवामा से गुलिस्तान न्यूज़ के लिए मैं गाजी खुर्शीद।
मेरा नाम नासिर अहमद शाह है और मैं इस वक्त ट्रॉमा हॉस्पिटल पटन में हूँ। यहाँ पर हमारा एक पेशेंट था जिसको कि डॉक्टर साहिबान ने एडवाइज़ किया कि इसको आप अल्ट्रासाउंड कीजिए। हम यहाँ नीचे गए अल्ट्रासाउंड सेक्शन में, तो हमने देखा कि अल्ट्रासाउंड सेक्शन पूरा लॉक है। तो हमने मालूम किया यहाँ पर कि अल्ट्रासाउंड सेक्शन में हमारे पास 2 अच्छी मशीन्स है और रिसेंटली एक और मशीन आई है जो बहुत ही लेटेस्ट और अच्छी मशीन है। पर क्या फ़ायदा इस मशीन का जब इसको चलाने वाला ही ना हो और फिर ये मशीनें हमें चूहों का घर बन जाती है। तो इस सिलसिले में जो गरीब आवाम है हमारी, बाहर जाना पड़ा हमको और हमने देखा कि बाहर यही अल्ट्रासाउंड हमें करना पड़ा, जिसमें कि 1000 से 1500 रुपये तक का खर्चा हमें आ गया। अब चलो मेरे पास पैसे थे तो हमने ये टॉलरेट कर दिया, मगर मैं आला हुकाम से ये गुजारिश करता हूँ कि एक गरीब आवाम ये पैसे कहाँ से लाएगी? उनके पास कोई ऐसा सोर्स नहीं है। जबकि हमारे ट्रॉमा हॉस्पिटल पटन में ये मशीनें हैं तो हमारे पास रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है। इसलिए हम गवर्नमेंट से पुरजोर गुजारिश करते हैं कि अगर उन्होंने हमारे पास मशीनरी रखी है तो इसके चलाने के लिए हमको रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर्स देने होंगे। और ये बिल्कुल पुरजोर गुजारिश है हमारी गवर्नर साहब से कि इस बारे में वो जल्द से जल्द कोई अच्छा सा फैसला आवाम के गरीब आवाम की हक में करे। हेल्थ सेक्टर के हवाले से जहाँ पे भी हम देखते हैं, बिल्कुल अगर हेल्थ सेक्टर की बात करें यहाँ पे तो बड़े बड़े दावे होते हैं कि हम अस्पतालों में मशीनरी लाते हैं। अगर पटन ट्रॉमा हॉस्पिटल की बात करें, बिल्कुल यहाँ पे तो मशीनरी है मगर मशीनरी को चलाने वाला यहाँ पे कोई नहीं है। हम बात करते हैं अल्ट्रासाउंड मशीनों की, यहाँ पे तो हुकूमत की जानिब से लेटेस्ट मशीनें तो भेज दी गई है मगर यहाँ उसको चलाने वाला कोई नहीं है। इनकी रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। अब गरीब आवाम को बाजार जाकर महंगे दामों पे बाहर कराने पड़ते हैं। तो यहाँ पे लोगों की डिमांड है कि यहाँ पे रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर भेजा जाए ताकि इन मशीनों को यहाँ पे वो चालू कर सके। चलिए अब आपको जिला सांबा लिए चलेंगे और जिला सांबा के अंदर भी कोविड-19 के हवाले से खबर जानना बहुत जरूरी है क्योंकि रिकवरी रेट काफी ज्यादा अच्छा हो चुका है सांबा के अंदर। और वो आपको ये भी बताते चले कि लगभग 2000 से भी ज्यादा केस जो है वो अब यहाँ रिकवर हो चुके हैं, यानी कि 90% रिकवरी देखी गई है। ऋषिक पुरी हमें जानकारी दे रहे हैं, डिटेल से समझा रहे हैं, देख लीजिए। बात हम आज कोरोना वायरस की करेंगे जिला सांबा की। जिला सांबा में कोरोना वायरस को लेकर अगर बात करें तो हालात धीरे धीरे सामान्य होते हुए नजर आ रहे हैं। वही सबसे पहले मैं जिक्र करना चाहूंगा पॉजिटिव मामलों का। पॉजिटिव मामले लगातार सांबा जिला में कम हो रहे हैं, ये ग्राफ लगातार नीचे आ रहा है और लोगों को अब राहत देखने को मिल रही है जिला सांबा में कोरोना वायरस को लेकर। वहीं इसके बाद मैं जिक्र करूंगा एक्टिव मामलों का। एक्टिव मामलों का ग्राफ भी अब लगातार नीचे आ रहा है और लगभग 225 के आसपास जो मामले बचे हैं एक्टिव, और उम्मीद है कि ये भी जल्द रिकवर होंगे और अपने घरों पर वापसी करेंगे। इसी के साथ साथ मैं जिक्र करूंगा रिकवरी रेट का। जिला सांबा में रिकवरी रेट अब 85% से ऊपर चल गया है और उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में रिकवरी रेट 100% होगा। जो मामले कुछ बचे हुए हैं एक्टिव वो भी जल्द रिकवर होंगे और अपने परिवार में वापसी करेंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरह से हमारा जो रिकवरी रेट पिछले काफी दिनों से देख रहे हैं कि काफी अच्छा जो है वो सामने आ रहा है और ये जो रिकवरी रेट अच्छा सामने आया है ये कुछ ही दिनों में इन मामलों में सुधार हुआ है। जिस तरह से ये भी हमें जो जानकारी मिल पाई है कि जो इसका पीक वक्त था वायरस का वो निकल चुका है, यानी ये कह सकते हैं कि सांबा जिला में हालात अब पूरी तरह से सामान्य होते हुए नजर आ रहे हैं। जिंदगी पूरी तरह से पटरी पर दौड़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन इसमें मैं एक चीज आपको ये भी क्लियर कर देना चाहता हूं कि जब से मामले कम होना शुरू हुए हैं जिला सांबा में तो लोगों ने ढिलाई बरतना भी शुरू कर दी है। आपने कुछ दिन पहले देखा जिस तरह से बाजारों में लोग बिना मास्क के देखे गए, बिना सोशल डिस्टेंसिंग के देखे गए, और अगर आप ये एहतियात नहीं बरतेंगे तो आप लोग एक बार फिर से इस वायरस की चपेट में आ सकते हैं। और जिस तरह से ये मामले कम हुए हैं तो यही उम्मीद रखनी चाहिए कि ये मामले और कम होंगे, लेकिन ये कम तभी होंगे जब आप लोग पूरी तरह से एहतियात बरतेंगे। एहतियात बरतना ही एकमात्र उपाय है। तो हालात धीरे धीरे सामान्य तो हो रहे हैं जिला सांबा में, और अगर अब टोटल रिकवरी की बात करें जिला सांबा की तो 2000 के आसपास रिकवरी जो है वो पहुंच गई है। यानी 1947 जो टोटल आंकड़े हमें मिल पाए हैं सीएमओ
ऑफिस के हवाले से ये टोटल रिकवरी है। और जिस तरह से जिला सांबा में नाइट कर्फ्यू की अवधि को भी एक बार फिर से लगाया गया था प्रशासन द्वारा कुछ दिन पहले, जिसकी अवधि अभी 30 नवंबर तक रहेगी, जिसमें नाइट कर्फ्यू जो रात को 10 बजे शुरू होता है और सुबह 5 बजे तक रहता है। तो इन बिटवीन आप जो नॉन एसेंशियल एक्टिविटी है वो ना करिए, बिना मतलब कि आप घरों के बाहर ना निकलें, तभी इस वायरस से बचा जाएगा। हाँ, मामले अगर कम हुए हैं तो आप ये मत सोचिए कि कोरोना वायरस खत्म हो चुका है। कोरोना वायरस के मामले कभी भी बढ़ सकते हैं, जिस तरह से सर्दियों ने अब दस्तक दे दी है, लेकिन एहतियात बरतोगे तो तभी इस वायरस से बचोगे। और खासतौर पर जब तक वैक्सीन नहीं आती आप लोग एहतियात पूरी तरह से बरतते रहिए। लेकिन ओवरऑल अगर देखें तो हालात पूरी तरह से जिला सांबा में कंट्रोल में है और कहीं ना कहीं जिंदगी अब पटरी पर दौड़ती हुई भी नजर आ रही है। लेकिन एहतियात बरतना ही एकमात्र उपाय है इस वायरस से बचने का। तो ये था आज का कोरोना वायरस का अपडेट जिला सांबा से। फिलहाल के लिए ऋषि खजूरिया, जगह 24/7 न्यूज के लिए। चलिए, तो आपने देखा कि ऋषि का क्या कुछ कहना था, किस तरह से वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि लगातार कोविड-19 के हवाले से अगर हम बात करें तो 90% रिकवरी जो है वो देखी गई है। जाहिर तौर पर अब बिल्कुल कम केसेस जो हैं वो एक्टिव रह गए हैं। 200 के लगभग केसेस जो हैं वो एक्टिव दिख रहे हैं जिला सांबा के अंदर, क्योंकि लोग अब एहतियात बरतते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी तरह से जम्मू कश्मीर के सारे लोगों को एहतियात बरतने की जरूरत है कि जल्दी से लोग रिकवर होकर अपने घर चले जाएं और कोरोना की चपेट में कम से कम आम जनता आए। चलिए, अब आपको लिए चलेंगे जिला कठुआ, और जिला कठुआ में भी आपको दिखा देते हैं कि सीमावर्ती इलाके के अंदर आज डीसी ने क्या कुछ दौरा किया है, किस तरह से पूरा मुआयना किया गया है। सरबजीत हमें रिपोर्ट दे रहे हैं। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। कठुआ जिला के हीरानगर सेक्टर में सीमावर्ती गांव में लगातार पाकिस्तान टारगेट कर निशाना साधते हुए वहां पर फायरिंग कर रहा है और कई घरों को पाकिस्तान की इस शेलिंग से नुकसान पहुंचा है और कुछ मवेशी भी हैं जो पाकिस्तान की शेलिंग की चपेट में आए हैं। वहीं आज डीसी कठुआ ओपी भगत ने शेलिंग प्रभावित इलाकों का दौरा करते हुए उन घरों को जाकर देखा है जहां पर पाकिस्तान की ओर से जो मोटार के शेल दागे गए थे वो वहां पर आकर गिरे हैं। किस प्रकार से वो लोगों के मकानों को वहां पर क्षति पहुंची है, डीसी कठुआ ने वहां पर जाकर मौके का जायजा लिया है। इसके अलावा जितने मवेशी वहां पर इंजर्ड हुए हैं उनको जाकर देखा है और अधिकारियों को ज़रूरी दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा है कि जल्द से जल्द इन मवेशियों के इलाज के लिए सहायता राशि जो है वो प्रदान की जाए। इसके अलावा जितने भी मकान वहाँ पर क्षति पहुँची है, जितने भी लोगों के नुकसान हुए हैं उसको लेकर भी अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए हैं कि जल्द से जल्द मुआवजा जो है इन लोगों को जारी किया जाए। आपको बता दें कि पाकिस्तान लगातार रिहायशी इलाकों को टारगेट कर फायरिंग कर रहा है। छोटे और बड़े हथियारों के साथ पाकिस्तान लगातार शेलिंग कर रहा है जिससे लोगों का वहाँ पर जीना पूरी तरह से मुहाल हो चुका है। हीरानगर सेक्टर से वीडियो जर्नलिस्ट कुलदीप चौधरी के साथ सरबजीत सिंह, JK 24/7 न्यूज़ के लिए। तो आपने देखा कि सरबजीत का क्या कुछ कहना था, किस तरह से वो बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं कि डीसी आज ग्राउंड पर पहुंचे हुए थे। सीमावर्ती इलाके का उन्होंने दौरा किया है, निरीक्षण किया है और जिन जिन लोगों के घरों के अंदर नुकसान हुआ है शेलिंग की वजह से उन्हें मुआवजा देने का भी आश्वासन दिया गया। लोग भी साफ तौर पर यहाँ पर अपील करते हुए नजर आ रहे थे कि इतना खामियाजा वो लोग भुगत रहे हैं और प्रशासन की तरफ से उन्हें मुआवजा जल्द से जल्द दिया जाए, क्योंकि जब भी यहाँ शेल गिरते हैं, शेल गिरने की वजह से लोगों के घरों में काफी नुकसान होता है और मवेशी भी इनके मारे जाते हैं। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए मुआवजे की मांग उठाई गई है, जिसका आश्वासन भी दिया गया। चलिए, अब आपको राजौरी लिए चलते हैं। राजौरी के अंदर आपको बताते चले कि पुंछ के कस्बा सेक्टर में भी लगातार रात से ही गोलाबारी का सिलसिला शुरू कर दिया गया था। लोग काफी ज्यादा दहशत में आ गए हैं क्योंकि परेशानी उन्हें झेलनी पड़ रही है। जमशेद इस वक्त ग्राउंड पर पहुंचे हुए हैं, लोगों से उनकी बातचीत भी हुई है, क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं देख लीजिए। सीमावर्ती क्षेत्र में पाकिस्तान की तरफ से लगातार सीज फायर के उल्लंघन किए जा रहे हैं, जिससे सीमावर्ती क्षेत्र के लोगों में अब काफ़ी दहशत देखने को मिल रही है, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से पिछले कुछ अरसा से लगातार सीमावर्ती क्षेत्र में शेलिंग की जा रही है। वहीं देर शाम को पाकिस्तान की तरफ से पुंछ के कस्बा सेक्टर में शेलिंग की गई, जिसमें सरल पंचायत के लोगों में काफ़ी दहशत व डर देखने को मिल रहा है, जिनकी तरफ से सरकार से मांग की जा रही है कि इन इलाकों में भी बंद कर दिए जाएँ, क्योंकि पिछले कुछ अरसा से पाकिस्तान की तरफ से उड़ी से लेकर पुंछ तक लगातार सीज फायर के उल्लंघन किए जा रहे हैं, जिसमें दिन ब दिन अब इजाफा होता जा रहा है। अगर बात करें हम पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की तरफ से 2018 में सीमावर्ती क्षेत्र से लेकर इंटरनेशनल बॉर्डर तक 1629 मरतबा सीज फायर के उल्लंघन किए गए हैं। वहीं 2019 में पाकिस्तान की तरफ से 3168 बार सीज फायर के उल्लंघन किए गए हैं और 2020 का जो आंकड़ा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता नजर आ रहा है, जहां आए दिनों शेलिंग के बाद सिर्फ 6 अक्टूबर तक ही 2020 तक पाकिस्तान की तरफ से 3599
मरतबा शेलिंग की गई है, जिससे ये साफ लगता है कि पाकिस्तान की तरफ से दिन ब दिन लाइन ऑफ कंट्रोल पर शेलिंग में इजाफा देखने को मिल रहा है और लोगों में काफ़ी दहशत देखने को मिल रही है। राहुल सूदन के साथ JK24 न्यूज़ 7 के लिए मैं जमशेद मलिक। तो आपने देखा कि जमशेद का क्या कुछ कहना था, किस तरह से पूरे सूरत हाल जो है वो बनते हुए नजर आ रहे हैं। जाहिर तौर पर ये कोई पहला मौका तो है नहीं कि पुंछ के अंदर इस तरह से गोलाबारी करने की कोशिश की गई हो। पाकिस्तान हर दिन अपनी कायराना हरकत करने की कोशिश करता है, लेकिन मुंह की खाने के बावजूद भी आप देखिए कि हरकतों से बाज आता हुआ नहीं दिख रहा है। लोग जो है वो आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि आए दिन यहाँ पर शेलिंग होती है, लेकिन बंकर्स की सुविधा अभी तक नहीं दी गई है। और जाहिर तौर पर जो बंकर बनाए गए हैं उनमें भी पानी भरा होता है या किसी न किसी परेशानी की वजह से बंकर का इस्तेमाल वो नहीं कर पाते हैं। तो प्रशासन को चाहिए कि ऐसे बंकरों की निशानदेही की जानी चाहिए जो सीमावर्ती इलाकों के अंदर बनाए गए हैं और उनका लाभ लोगों को पहुंचे, इस पर काम करना बहुत जरूरी है।